अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट दी है कि रशिया के खिलाफ सैंक्शंस लगाई यूक्रेन वार के दौरान अमेरिका ने और यूरोप ने। और मकसद ये था कि ये रशिया की इकोनॉमी तबाह हो जाए। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस साल के एंड तक रशिया का जो बजट है वो 75 बिलियन डॉलर सरप्लस होगा। बजट आपका एक होता है और आपकी कितनी इनकम हुई है, कितने आपने खर्चे किए, तो जो बचता है वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। तो रशिया के बजट में से 75 बिलियन डॉलर बचेंगे, जबकि अमेरिका के ऊपर 2 ट्रिलियन डॉलर का लॉस है। तो ये जो रशिया यूक्रेन वार है ना, जो मैं भी बार बार बता रहा था आपको कि टोटल लॉस है। और ये है कि वेस्ट ने इसमें काफ़ी नुकसान उठाया। एक गलत पॉलिसी थी बाइडेन की, डीप स्टेट अमेरिका की, इंटरनेशनल इकोसिस्टम की, जिसकी वजह से ये सारे नुकसान हुए। और उसका नुकसान आम आदमी को बहुत हुआ। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, डाउन ट्राउडन पीपल बहुत ज़्यादा तकलीफ में आए। अजीज़ दोस्तों, एपेक की मीटिंग जारी थी अमेरिका में, अभी 3 दिन जी जिनपिंग भी रह के गए हैं। हमारे एक भारत के ज्ञानी हैं हजरत सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि ये मोदी की नाकामी है कि एपेक की मीटिंग में इंडिया को क्यों इनवाइट नहीं किया गया। अब स्वामी जी से मतलब ज्ञान की मैं क्या क्या बोलूं कि एपेक का भारत मेंबर ही नहीं है भाई। जब मेंबर नहीं है तो आपको क्यों कोई बुलाएगा। G20 में मेंबर थे ना भाई सब, G7 की मीटिंग में मेंबर होते हैं। जहाँ मेंबर नहीं है वहाँ पे आपको क्यों बुलाएंगे। तो स्वामी जी का मसला ये है कि उनको चाहिए पावर। जब से इनको मोदी जी ने मिनिस्टर नहीं बनाया, इनको एक मोदी विरोध तो आ गया है और ये हमेशा से पावर के भूखे रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक बार इनके वोट से वाजपेयी जी भी हारे थे। ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ही करते रहते हैं। खुद अभी इन्होंने ट्वीट किए कि 1999 में जयललिता ने मुझे कहा कि हम एबीवी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं और मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगी। और हमने फिर एक कोएलिशन मेजॉरिटी बनाई और एबीवी गवर्नमेंट को गिरा दिया। अब प्रेसिडेंट मुझे इनवाइट करते गवर्नमेंट फॉर्म करने से इस करने के लिए, तो इससे पहले ही टीडीके ने एक गद्दारी की और एबीवी के साथ मिल गई। इस तरह जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गए और मेरे साथ गद्दारी हुई। तो ये पावर के भूखे हैं। इनको ये था कि मोदी जी मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन मोदी जी ने इनको कुछ नहीं बनाया। तो स्वामी जी की तो क्या बात करें। तो वापस चलते हैं एपेक की तरफ। अजीज़ दोस्तों, एपेक की समिट के लिए सब लोग कह रहे थे कि जी जिनपिंग अमेरिका जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। आखिर वो गया, उसके जाने की मजबूरी थी। देखें, चाइना की इकोनॉमी का बबल है ना, वो काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है कि फटता है, कभी भी फट सकता है। कोविड आया जिसकी वजह से दुनिया की नज़र कोविड के ऊपर ही थी और सबकी इकोनॉमी ख़राब हो गई थी, या ख़राब नहीं भी हुई थी तो रुक गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ये सब चीज़ें थी, तो इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। अभी मुझे एक दोस्त की कॉल आई थी, चाइना के एक्सपर्ट हैं वो, और उन्होंने मुझे बड़ी चीज़ें बताई। मैंने भी पहले आपको एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि चाइना की इकोनॉमी का जो मेजॉरिटी जो वो है ना हिस्सा, वो रियल इस्टेट है। चाइना ने अपनी आबादी से कहीं ज़्यादा घर बना दिए हैं। अब उन घरों का क्या करोगे आप। आपने सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर दी। आपकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा रियल इस्टेट पे। चाइना है, दुबई थोड़ी है कि लोग वहाँ पे रहने जाएंगे। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई वगैरह में लोग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस करते हैं और रहना भी पसंद करते हैं। चाइना में कौन रहना पसंद करेगा।
चाइना एक डिक्टेटोरियल कंट्री है जहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे कोई फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज नहीं है। वहाँ पे आप एक, जैसे आप एक ओपन जेल में रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं। तो इसलिए चाइना की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से डाउन होती जा रही है। अब आपने जब इतनी बड़ी इकोनॉमी का वॉल्यूम बना दिया है तो अब उसको सस्टेन करने के लिए आप ये छोटी मोटी चीज़ों से, जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कि चाइना में शॉपिंग मॉल खाली हो गए, पब्लिक के पास बाइंग पावर ही नहीं बची, स्मॉल इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है। चाइना का जो बेस था वो दो चीज़ों पे था इकोनॉमी का, एक था स्मॉल इंडस्ट्री जो घर घर में छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ थी, और एक था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे एप्पल कंपनी आई, फलां कंपनी आई, ढुमका कंपनी आई। स्मॉल इंडस्ट्री बहुत कमज़ोर हो गई है अब, इसलिए कि अब सप्लाई डिमांड वाला मामला होता है। इंटरनेशनल लेवल पे चाइनीज़ प्रोडक्ट की आज वो मांग नहीं रही जो आज से 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी। आज से 25-30 साल पहले जाएं तो चाइना ने जो इकोनॉमी टर्न अराउंड किया और पूरी दुनिया में अपनी स्मॉल आइटम्स और बड़ी आइटम्स सप्लाई करनी शुरू की, तो उससे चाइना की इकोनॉमी आगे बढ़ी। लेकिन अब उन चीज़ों के अल्टरनेट भी आ गए हैं। जैसे एक मिसाल है, भारत में अभी दिवाली कई लाख करोड़ का चाइना का वहाँ पे व्यापार होता था, इस बार नहीं हुआ। ऐसे अब हर कंट्री के पास अपने अपने अल्टरनेट आ गए हैं और वो चाइना की प्रोडक्ट की मांग ख़त्म हो गई है। दूसरा ये कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, अब जैसे एप्पल 15 जो है वो आईफोन 15 वो इंडिया में बन रहा है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जिसका पर्पस ये था कि चाइना के पास टेक्निकल स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, सहूलतें हैं वगैरह वगैरह, वही चीज़ अब इंडिया में भी है। लोगों को अल्टरनेट जगहें मिल रही हैं और चाइना से अब इन्वेस्टमेंट आने के बजाय निकल रही है। तो चाइना का बाजा बजा हुआ है। और मतलब मैं डिटेल में अब मैं आंकड़े वगैरह दे के आपको बोर करूँगा। तो चाइना अभी अमेरिका जी जिनपिंग इसीलिए गया था कि वो अमेरिका के साथ मिलके, और ज़्यादातर चाइना का आपको पता है कि वो प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल मीडिया में इतना इन्वेस्टमेंट करता है, और इंटरनेशनल एक इकोसिस्टम जो है वो चाइना बैक्ड है, तो चाइना को वो सपोर्ट करता है। तो इस मीटिंग की अमेरिका के बाइडेन के साथ ऐसे खबर दी जा रही है कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और अब अमेरिका चाइना के दरमियान डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं और ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। सिर्फ एक चीज़ पे दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, बाइडेन का और जी जिनपिंग का, कि मिलिट्री लेवल पे कांटेक्ट रहेंगे। तो वो तो होते ही है ना, मिलिट्री लेवल पे दो जंग करने वाली जो कौमें होती हैं उनके भी आपस में कांटेक्ट रहते हैं इस्टेब्लिश। पाकिस्तान इंडिया की जब जंग होती थी तो कांटेक्ट तो रहता था ना, चाहे वो बॉर्डर पे है चाहे वो हाई कमान पे है। तो एक यही चीज़ हुई है, अमेरिका ने चाइना को कोई कंसेशन नहीं दिया बिजनेस के हवाले से, इकोनॉमिकल एश्योरेंस या कोई ऐसी चीज़ अमेरिका ने नहीं दी। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग और बाइडेन के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। बाइडेन ने उसको डिक्टेटर कहा था। एक आपके कंट्री में आया हुआ एक इतनी बड़ी कंट्री का लीडर, उससे मीटिंग होने से पहले जब बाइडेन ये कह दे कि ही इज़ ए डिक्टेटर, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे कहीं ऐसा नहीं इम्प्रेशन मिलता कि अमेरिका और चाइना के दरमियान नज़दीकियाँ हो गई हैं। उल्टा चाइना ने एश्योरेंस दी है कि हम 2027 और 2035 में भी ताइवान पे हमला नहीं करने वाले। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका की तरफ से चाइना को कोई कंसेशन नहीं दी गई और चाइना का बाजा बजा हुआ है। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारे खलीफा इस्लाम हज़रत तैयब अरबगान तुर्की जब जर्मनी गए थे। आपको मैं एक बात बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में जर्मनी तकरीबन पूरा तबाह हो गया था। तो जर्मनी की रीबिल्डिंग के लिए और यूरोप में जहाँ जहाँ तबाही हुई थी, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, वहाँ पे
रीबिल्डिंग के लिए तुर्किश, मोरक्कन, अल्जेरियन, ट्यूनीसियन माइग्रेंट्स को लाया गया था। तो उसमें बहुत बड़ी तादाद तुर्की से आई थी। और जर्मनी में फॉरेनर्स का, नॉन जर्मन का सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो तुर्कियों का है। तो तैयब अरबगान अभी तुर्की से गए थे जर्मनी के चांसलर के साथ उनकी मीटिंगें हुई। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने टोटली अलग अलग लाइन रखी हुई थी। तैयब अरबगान वही अपना खलीफा वाला मसाला बेच रहे थे कि इजराइल जुल्म कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, गजा में जो हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम कब तक ये देखते रहेंगे, और अब हम जेरूसलम हमारी रेड लाइन है और हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बर्दाश्त करो भाई, बर्दाश्त ही कर सकते हो और कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम कुछ करने जैसे हो नहीं, तुम लोगों की औकात नहीं है। एक इतना सा इसराइल तुम सब पे भारी है। जबकि जर्मनी के चांसलर ने इसके जवाब में अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि ये सब गलत इल्ज़ाम है इसराइल के ऊपर। इसराइल आफ्टर ऑल एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि अरब वर्ल्ड में आपको डेमोक्रेसी कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ किंगडम नहीं है वहाँ भी मिस्र में जनरल सीसे बैठा हुआ है, और ज़्यादातर आपको अरब वर्ल्ड में कहीं डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। तो जर्मन चांसलर ने कहा कि इसराइल में आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी, और इसराइल पे हमला हुआ था, इसलिए इसराइल को पूरा राइट है डिफेंड करने का। अजीज दोस्तों, इसी सिलसिले में सऊदी अरब में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे थे। और यह है कि एक ब्रिटिश एक्टर और प्रेजेंटर है अब्दुल रहमान, वो भी उम्रा करने गया था, तो उसने फ़लस्तीनी किफ़ाया पहना था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और सऊदी अरब इस मामले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा, जो कि करेक्ट है। अजीज़ दोस्तों, एक सऊदी ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया है उन लोगों को जो कह रहे हैं कि मुसलमान देश क्या कर रहे हैं, मुसलमान फ़ौजें क्या कर रही हैं, वो गज़ा की मदद के लिए क्यों नहीं आ रही, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि ठीक है, हमें बुलाया जा रहा है कि मुसलमान और अरब देश आगे बढ़ें और इज़राइल पे हमला कर दें। ठीक है, हम रेडी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इज़राइल के पास 200 एटम बम हैं और 5 सबमरीन हैं और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स हैं जो सबमरीन पे लगे हुए हैं। इज़राइल ने 100 एटम बम 100 मिसाइल पे लगा के 100 अरब शहर को अटैक कर रहे हैं ना, तो पूरा अरब सफाया हो जाएगा। फिर गज़ा तो छोड़ो, हम सब भी तबाह हो जाएंगे। तो बेवकूफ़ी वाली बातें ना करो। अजीज़ दोस्तों, यूरोप में अब प्रोटेस्ट का ज़ोर थोड़ा कम हो गया है और चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। इज़राइल में भी खबर आई है कि कतर की स्पॉन्सरशिप से हमास और इज़राइल के दरमियान 5 दिन के सीज़ फायर की कोई एग्रीमेंट होने वाला है और उसमें होस्टेज एक्सचेंजेस होंगे। यहाँ पे भी छोटी मोटी चीज़ें चल पड़ी हैं, कम वो हो रहा है, लेकिन बहरहाल। लेकिन बहरीन के प्राइम मिनिस्टर ने, क्राउन प्रिंस ने कंडेम किया है क्लियर अल्फाज में कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था वो बारबरिक था। इसी तरह अमेरिका और इंग्लैंड ने एक एग्रीमेंट किया है जिसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ट्वीट की है कि अमेरिका इंग्लैंड की मदद से उन इंडिविजुअल्स और उन एंटिटीज़ यानी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जहाँ पे हमास और फ़लस्तीन की इस्लामिक जिहाद को सपोर्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर हम एम्बार्गो लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे और हम अपने पार्टनर्स के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और हम इस पे बहुत कुछ करेंगे। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा भारत के हवाले से 2-3 खबरें आपके सामने रखना चाहूँगा
कि ये जरा मौलवी साहब की सुने। 25 करोड़ की जनसंख्या है। मोदी जी और अमित शाह जी सुन लो, कान बेरे हो गए तो कान खोल के ये जो मेल है कान में से निकाल लेना। वो 5 लाख थे, अब 5 करोड़ के अब जनसंख्या कुर्बानी देगी, और वो कुर्बानी ऐसी कुर्बानी होगी कि भारत का पूरा संविधान पलट दिया जाएगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। नया इतिहास लिखा जाएगा। अजीज दोस्तों, ये जो कह रहा है ना, प्योर टेररिज्म है, प्योर टेररिज्म है कि हम 5 करोड़ बंदे भी मरने पड़े तो मार देंगे, लेकिन वो लाएंगे। यानी असल इसका डिटेल में जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि हमास जो है वो 5 लाख हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम भारत में मुसलमान। वो 25 करोड़ में से 5 करोड़ भी जान दे के भारत के अंदर एक जंग कर देंगे ना, तो हम पूरा इनकलाब ला सकते हैं। ये टेररिज्म है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि भारत में इस तरह की बात करने का क्या मकसद है तुम्हारा। और फिर इसके पीछे जो जितने मुसलमान नाराए तकबीर वाले बैठे हैं, ये समझने की बात है। इन कम्युनल लीडर्स को हेट स्पीच पे गिरफ्तार करना, भारत में लेजिस्लेशन करना चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ये ज़रूरी है। भारत अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के रेस्पेक्ट में इस हद तक चलेगा कि वेस्ट कुछ ना बोले, तो वेस्ट तो आपके खिलाफ करेगा। जो जो अब इलेक्शन करीब आएगा, वो मोदी जी को खिलाफ इस टाइप के रंग रूटों को आगे बढ़ाएगा। इनकी फंडिंग होती है, इनकी ग्रूमिंग होती है, इनके पास टूल किट होती है। ये बार बार चीज़ें साबित हो चुकी हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं आगे आके लेजिस्लेशन करनी होगी, हेट स्पीच की एक लिमिट बांधनी होगी। देखें, ये भी तो योगी जी ने जो स्टेप उठाया है कि हलाल बैन, हालांकि मुझे जब ये खबर किसी ने मेरे लाइव शो में मुझे कहा ना कि इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मैंने कहा यार ये नामुमकिन चीज़ है, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि योगी जी ने इस हद तक। तो देखें यूपी में चीज़ें कितनी कंट्रोल में हैं, कितनी बेहतर हैं। कहीं ना कहीं आपको सख्त फैसले करने होंगे। इस तरह के कम्युनल लीडर्स जो कि हेट स्पीच और नफ़रत बढ़ा रहे हैं, यही चीज़ अगर कोई हिंदू कह दे कि हम 100 करोड़ हैं, हमें 5 करोड़ अपने मारने पड़े तो भी हम तुम 25 करोड़ का बाजा बजा देंगे, तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाता, पूरी दुनिया का इकोसिस्टम शुरू हो जाता। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान से लेके ब्राज़ील तक पूरी दुनिया इस पर चीख रही होती। कतर ने आपके एम्बेसडर को बुला लेना था, कतर ने ये सब कुछ कर देना था, पूरी दुनिया हंगामा मचा देती। लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ कोई नहीं बोल रहा। तो एक तो ये है कि मोदी सरकार को भी पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज को एक्सपोज करना होगा कि देखो ये हैं भारत के मुस्लिम कम्युनल लीडर्स, इनका इलाज ज़रूरी है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने हमारे पुष्पेंद्र कुलशेस्त्रा जी की एक वीडियो है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि कुछ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। जो कांग्रेसी अपीजमेंट की सरकारें थीं, उन्होंने जो गलत फैसले किए हैं, जिसका नुकसान आज पूरे भारत को हो रहा है, उनका रिवर्सल ज़रूरी है। ज़रा सुनिए कि पुष्पेंद्र कुलशेस्त्रा जी हमें हिस्ट्री से क्या बता रहे हैं। जब जब ये पार्टी, जिसे आप हिंदूवादी कहते हैं, जब भी आती है तो एक माहौल बनाया जाता है इस देश में, ये लोग संविधान को बदल देंगे, ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये तो ये कहते हैं। अंबेडकर का संविधान 1950 में लागू हुआ। मात्र 24 साल में अंबेडकर के संविधान की आत्मा को किसने बदला? 1976 में जब 75 की इमरजेंसी में देश के तमाम लोग अंदर थे, इंदिरा गांधी ने 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत बिना पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाए रातों रात भारत के संविधान में एक शब्द जोड़ दिया, सेकुलरिज्म।
इनसे यह भी नहीं कहा जा रहा कि हम पे आरोप लगा रहे हो सेकुलरिज्म के नाम पे कि हम संविधान बदलेंगे। हमने तो बदला नहीं, तुमने अंबेडकर के संविधान को, जिसे तुम सबने आत्मसात किया था 1950 में, 24 साल में ऐसा क्या हो गया कि तुमने उन संविधान की मूल भावना को बदल दिया? सेकुलर शब्द कहां से चला, कैसे आया? और जो ओरिजिनल संविधान जब जो 76 का, उसमें भी धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा है, पंथ निरपेक्ष लिखा है। उसमें धर्म क्या है? हमारे साहित्य में धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। मां का धर्म क्या कहते हैं ना, मां का धर्म निभाओ, बेटी का धर्म निभाओ, राजा का धर्म निभाओ। सबके धर्म तय हैं। पेड़ों का धर्म है ऑक्सीजन देना, सूर्य का धर्म है अग्नि देना। तो धर्म का शब्द हमने और हमारे मूर्ख, ये जो घूमते रहते हैं ना डंडगी लेकर उधर से उधर तक, इन्होंने उसको क्या कहा? इन्होंने मजहब के समकक्ष धर्म को खड़ा कर दिया। और हिंदी में ही लोग समझते हैं कि धर्म का अर्थ है पूजा पाठ करना। बिल्कुल नहीं है। पूजा पाठ से धर्म शब्द का कोई मतलब नहीं है। हर चीज की ड्यूटी तय है, उसको पूरा करना वही धर्म है। तो जब आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी अगर आप धर्मनिरपेक्ष हो गए तो हाहाकार मच जाएगा। न मां अपने कर्तव्य को करेगी, न पिता करेगा, न राजा करेगा, तो हाहाकार मच जाएगा, देश में अनार्की फैल जाएगी। तो जब हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म को हटाओ तो कर्तव्य को हटाओ। इसमें कोई कंफ्यूजन है? लेकिन हमने मजहब कोई 2000 साल पहले आया, वो लटके हुए सूली पे, मम्मी का पता नहीं उनकी। एक 1400 साल पहले आया। हर मजहब की कोई किताब है कि नहीं है? किताब है ना। उनके पैगंबर की भी डेट है, जीसस की भी डेट है, वो पैदा हुए थे उनके मरने की भी डेट है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। वो कब होगा मुझे नहीं पता। तो चाहे मजहब पैदा हुआ हो, चाहे पैगंबर पैदा हुआ हो, उसका अंत निश्चित है। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है, न उसके पैदा होने की डेट है, न उसका कोई पैगंबर है, न उसका कोई तथ्य है। सनातन अमर है, अजर है। जब तक ये कायनात रहेगी तब तक सनातन रहेगा। जिस व्यक्ति को